फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो शुरू करते हैं हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की दोबारा से वैल्यू लगाना। अब यहां पर रिवैल्यूएशन किस चीज की जा रही है? यहां पर रिवैल्यूएशन जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज की जा रही है। आपके पास बैलेंस शीट दी होती है ना क्वेश्चन में, एसेट और लायबिलिटी कहां पर होती है? बैलेंस शीट में होती है। हमारे पास बैलेंस शीट दी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड में हमारे पास एसेट्स होती हैं और एक तरफ हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास बैलेंस शीट दी होती है। तो यहां पर हमारे पास एसेट्स दी होती है, यहां पर हमारे पास लायबिलिटी दी होती है। तो जब एक नया पार्टनर आता है तो उस टाइम हमें एसेट्स और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अब जब नया पार्टनर आया है और जो हमारे पास बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू होती है वो जरूरी नहीं है कि नए पार्टनर के आने के टाइम सेम हो। मतलब वो डिफरेंट हो सकती है, चेंज हो सकता है उसके अंदर। कैसे कि मान लो कोई एसेट्स है हमारे पास, उसकी वैल्यू पहले कुछ और थी, लेकिन जब नया पार्टनर आया तो उस टाइम उसकी वैल्यू कुछ और होगी, यानी कि वो इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। इस तरह कोई लायबिलिटीज है, वो बैलेंस शीट में पहले कुछ और दी होगी उसकी वैल्यू, और जब नया पार्टनर आया तो उस टाइम उस एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू कुछ और होगी, यानी वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो उस एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इसमें हम फिलहाल क्या सीखेंगे, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है और दूसरा जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, फिर जर्नल एंट्री से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में एक लेजर है। और आपने 11th में सीखा था कि लेजर कब बनता है, जब जर्नल एंट्री तैयार होती है। तो जर्नल एंट्री की ही हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो शुरू करते हैं, हम सीखते हैं कि किस तरह से जर्नल एंट्री होगी हमारे पास एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करने से। अब मान लो हमारे पास कोई एसेट्स है, मैं एसेट्स की बात करें तो कोई भी एसेट्स लगा लो आप, आपके पास जैसे मशीनरी है, ठीक है, यहां पर दी हुई है, मान लो मशीनरी की वैल्यू हमारे पास ये बैलेंस शीट में है। अब मशीनरी की वैल्यू हमारे पास मान लो यहाँ पर 50,000 दी हुई है, ठीक है, और मान लो दो पार्टनर थे हमारे पास जिनकी ये बैलेंस शीट दी हुई है, ए और बी, उनकी रेशो 2:1 दी हुई है, ठीक है, और उन्होंने सी को एडमिट किया मान लो 1/4 के लिए, वो 1/4 के लिए आ रहा है जो सी आ रहा है, ठीक है, मतलब उसको प्रॉफिट में शेयर 1/4 मिलेगा। और जब वो आया तो उस टाइम हमने एसेट्स की दोबारा से वैल्यू लगाई, जितनी भी एसेट्स हैं। तो मान लो उस टाइम हमारे पास मशीनरी की जो दोबारा वैल्यू लगाई गई, तो मशीनरी की जो वैल्यू लगाई गई वो हमारे पास मान लो 60,000 हो गई ये चीज। अब पहले मशीनरी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 50, और अब वो जब नया पार्टनर है तो उस टाइम मशीनरी की वैल्यू कितनी हुई 60। तो क्या हो गया, यहाँ पर कितना चेंज आ गया, 10,000 का चेंज आ गया ना, इंक्रीज हो गई हमारे पास। अब पहले कुछ और थी हमारे पास वैल्यू और अब कुछ और हो गई, अब इंक्रीज हो गई, यानी कि मशीनरी इंक्रीज हो गई। अब एक चीज याद रखना, एसेट्स का हमारे पास कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स का हमारे पास डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब कि दोबारा से वैल्यू लगाने से मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी। मशीनरी की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी, 10,000, 50 से 60 हो गई। तो जितनी भी मतलब मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, तो जब वो इंक्रीज होगी तो वो डेबिट ही होगी। तो यहाँ पर हमने 10,000 से मशीनरी को डेबिट कर दिया, ठीक है, नरेशन लिख लेंगे इसकी, ठीक है, बीइंग मशीनरी इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होती, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होता है कि मशीनरी की जो वैल्यू है
वो कम हो जाती। मशीनरी वैल्यू इज मान लो 45,000। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले 50 थी, अब मशीनरी की वैल्यू कितनी बता रहा है वो, ये ना देती आगे मैं चेंज कर रहा हूँ कि मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, जो है 45,000 हो गई है हमारे पास एडमिशन के टाइम। तो अब मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज हो गई है तो इसलिए मशीनरी का बैलेंस देखो हमारे पास डेबिट होता है, तो वो अब डिक्रीज हो गई है, तो वो कम हो गई है, तो इसलिए मशीनरी जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो गई है। कितने से क्रेडिट हो गई है, जितना चेंज आया है, कितने चेंज आ गया 5,000, तो 5,000 से वो जो है डिक्रीज हो गई है। तो जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी हमारे पास, मशीनरी अब क्रेडिट हो गई है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी का बैलेंस डेबिट है लेकिन वो डिक्रीज हुई है, तो इस वजह से वो क्रेडिट हो गई है रिवैल्यूएशन के कारण। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना 5,000, जितना हमारे पास वो डिक्रीज हुई है हमारे पास। तो नरेशन लिख देंगे इसकी भी हम, बीइंग मशीनरी डिक्रीज। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी एसेट दियो आपके पास, कोई भी एसेट दियो, उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसकी जो हम ट्रीटमेंट है यानी उसकी जो हमारे पास जनरल एंट्री है हम इसी तरह करेंगे, बस उस एसेट्स का नाम आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्टॉक हो सकता है, स्टॉक की वैल्यू पहले की कंपैरिजन इंक्रीज हो रही है तो स्टॉक को डेबिट कर देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर स्टॉक की वैल्यू हमारे पास पहले की कंपैरिजन कम हो गई है, ठीक है, तो स्टॉक को हम क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। इसी तरह फर्नीचर हो गया, इसी तरह हमारे पास डेटर्स हो गए, तो जितनी भी एसेट्स होंगी हमारी वो इसी तरह से की जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसे एसेट भी होगी जो पहले बुक्स में ना हो और बाद में पता चले कि बुक्स में हमें उनको रिकॉर्ड करना हो, तो उनको अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं। तो उस केस में भी क्या होगा, एसेट्स पहले नहीं थी हमारे पास बुक्स में लेकिन बाद में पता चला कि वो एसेट्स है हमारे पास, तो उस केस में भी क्या जनरल एंट्री होगी, एसेट डेबिट हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उस केस में हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये थी हमारे पास एसेट्स से रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज की, लायबिलिटी में भी सेम ऐसे होगा। अब आपने देखना लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, वो क्रेडिट ही होगी, और जब लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो याद रखना इस चीज का। ठीक है, तो हमारे पास जैसे अब मैं बात करता हूँ क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स दी हुए हमारे पास लायबिलिटी साइड में, ये मान लो ये क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारे पास 20,000 थे। अब मैं कहता हूं कि क्रेडिटर जो थे हमारे पास एडमिशन के टाइम इसकी रिवैल्यूएशन लगाई गई, तो हमारे पास जो क्रेडिटर थे, क्रेडिटर्स की वैल्यू कंसीडर की गई वही मान लो 15,000। अब यहाँ पर क्रेडिटर क्या हो गई, डिक्रीज हो गए ना, तो वो 5,000 हमें नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो हमें तो बेनिफिट हो गया अभी। अब क्रेडिटर्स हमारे जो है क्या हो गए, क्रेडिटर्स की बैलेंस क्या बताया था मैंने, क्रेडिट। अब क्रेडिटर्स जो हमारे कम हो गए तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे क्रेडिटर को रिवैल्यूएशन के कारण। तो हमारे पास जनरल एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कितना हमारे पास क्रेडिटर 20 से कितने हो गए 15, तो 5,000 का चेंज हो गया ना, जितना चेंज आया अपने वो लिखना है सर। तो हमारे पास क्रेडिटर जो है वो डिक्रीज हो गए, कितने 5,000, तो क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, तो हमारे पास क्रेडिटर को हम डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, अगर वो कहते हैं क्रेडिटर्स की वैल्यू पहले की कंपैरिजन बढ़ गई है हमारे पास, मान लो कहते हैं क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास ये हो गई 28,000, कितने क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए 8,000, और क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारे पास, 11th में सीखा था हमने ये सब चीज। ठीक है, तो इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट हो गए 8,000 और रिवैल्यूएशन के कारण। तो हमारे पास जनरल एंट्री क्या बन गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना 8,000। तो इस तरह से हमारे पास जो है जनरल एंट्री हो जाएगी भाई, जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज होगी। इस तरह हमारे पास ये भी हो सकता है कि कोई अनफोर्सीन लायबिलिटी हो, मतलब पहले पता नहीं था कि वो पैसा चुकाना है, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ ये भी चुकाना पड़ेगा, ये भी पे करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में ही थी हमारे पास, तो लायबिलिटी उस केस में इंक्रीज हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जनरल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का नेम आ जाएगा, तो इस तरह से जनरल एंट्री होगी हमारे पास।
तो ये थी जनरल एंट्री। ठीक है, किस तरह से हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी को कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखो जो भी हमारे पास, इससे हमारे पास रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मान लो आपके पास क्या होता है कि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, तो इट मींस आपके पास प्रॉफिट है। अगर आपके पास रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो आपके पास वो प्रॉफिट आएगा। डेबिट के कंपैरिजन जो भी मतलब कि एक्सेस आएगा हमारे पास, तो उस प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी भी जनरल एंट्री बनेगी हमारे पास। उसकी एंट्री बन जाएगी भाई हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर हो गए, ओल्ड पार्टनर यहाँ पर कौन थे, ए और बी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास लॉस होता, ठीक है, मतलब कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है रिवैल्यूएशन की, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो हमारे पास लॉस है तो उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास उस केस में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये थी जनरल एंट्री। अब इसको हम ऐसे करते हैं, अकाउंट की फॉर्म में समझते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं हम। ठीक है, उससे थोड़ा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर भी आपने देखो ये टॉपिक हम कर चुके हैं। ये टॉपिक हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर में पहले भी आ चुका है, तो हम उसमें भी ये कर चुके हैं। एक प्रकार से ये रिवाइज ही हो रहा है हमारे पास। और ये जो आगे हम चैप्टर करेंगे रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, तो वहां पर भी ये टॉपिक आएगा। तो ये टॉपिक हमारे पास जो है लगातार 3 चैप्टर्स में रहेगा, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से कर ले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्म में समझते हैं, मतलब कि अकाउंट की फॉर्म में। तो मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं यहाँ पर। पहली बात तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। हमारे पास हमने 11th में पढ़ा था ना कि हमारे अकाउंट्स जो है वो कितने, मतलब कि अकाउंट्स जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास। मेनली हम 3 टाइप्स बोलते हैं उसको। एक तो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, एक रियल अकाउंट हो जाता है, एक नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। मतलब मेन तो यही है हमारे पास, जो गोल्डन रूल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, अब नॉमिनल अकाउंट है जो, उसका जो हमारे पास रूल है आपको पता ही होगा, वो है हमारे पास डेबिट all expenses and losses, credit all income and gains। तो ये है हमारे पास। तो ये अपने आप में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है। तो जो भी हमारे मतलब कि एक्सपेंस है या लॉस है तो डेबिट साइड में आएंगे। ये डेबिट साइड है, तो याद रखना इधर हमारे पास लॉसेस आएंगे। जो भी हमारे पास कोई भी एसेट या लायबिलिटी की रीवैल्यू लगाने से अगर हमें लॉस हो रहा है तो वो इस साइड आएगा हमारे पास, इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर दूसरा है हमारे पास क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एसेट या लायबिलिटी की रिवैल्यू लगाने से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, गेन हो रहा है, तो वो किस साइड आएगा, वो इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो आपने एक चीज ध्यान रखना है कि एसेट और लायबिलिटी की जब भी हम रिवैल्यू लगाएंगे क्वेश्चन में, तो एसेट या लायबिलिटी की रिवैल्यू लगाने से हमें क्या आ रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड में, अगर लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं इस चीज को। जैसे मैंने अभी जो लास्ट आपको बताया था कि मशीनरी की वैल्यू, उसके लिए हमें बैलेंस शीट दी होगी और बैलेंस शीट में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, कोई एसेट्स दे रखे होंगे हमारे पास, जैसे मैंने बोला था, अभी मैंने समझाया था आपको, फर्नीचर की वैल्यू दी हो सकती है, मशीनरी की वैल्यू दी हो सकती है हमारे पास, स्टॉक दिया हो सकता है, मतलब कुछ भी। मैं अपने एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ यहाँ पर कोई भी चीज। क्रेडिटर्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं हमारे पास, ऐसे कुछ भी लायबिलिटीज हो सकती है, कैपिटल्स भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चेंज नीचे रिवैल्यू लगाने की बात करेगा वो, तो मान लो जैसे क्वेश्चन में कह रखा है हमारे पास मशीनरी की बात है, जैसे हमने अभी पीछे समझा था, मशीनरी की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास। मैं उसी के एग्जांपल को डाल लेता हूँ।
मैंने कितनी ली थी 50,000। अब मैंने कहता मशीनरी की वैल्यू जो है जो कंसीडर की गई दोबारा क्वेश्चन में, वो मशीनरी की वैल्यू जो है वो कितनी बोली थी उसने क्वेश्चन में 60,000। तो यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है पहले की कंपैरिजन, जो बुक्स में दी हुई है बैलेंस शीट में, और जब हमारे पास नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है बिजनेस को, तो उस टाइम बिजनेस की मशीनरी की वैल्यू 60,000 दी हुई है, 60,000 दी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया 10,000 इंक्रीज होगी मशीनरी, तो मशीनरी इंक्रीज होगी तो मशीनरी एसेट्स है और डेबिट कर दी जाएगी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब देखो दो तरीके से समझेंगे इसको, एक तो भाई मशीनरी जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास एसेट्स हैं, और जब वो इंक्रीज होगी तो वो डेबिट करनी पड़ेगी। डेबिट किस वजह से, रिवैल्यू लगाने से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और दूसरा मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। मैंने कहा था इसमें आपने प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर करना है कोई भी एसेट या लायबिलिटी की रिवैल्यू लगाने से। अब यहाँ पर मशीनरी की हमने जो है रिवैल्यू लगाई, तो 50 से 60 होगी, तो क्या हो रहा है हमें, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने कहाँ बताया था आपको रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिट साइड में। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर लिख देंगे बाय मशीनरी कितना 10,000, जितना चेंज आया है, ठीक है। अब जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहां से जनरल एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लेजर में पोस्टिंग कर दी मैंने ये एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन लेजर है अपने आप में, तो इसमें पोस्टिंग करेंगे तो क्या जाएगी, बाय मशीनरी आ गई हमारे पास। इस तरह अगर मान लो हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 20,000, और वो कहता है हमारे पास यहाँ पर फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कंसीडर की गई मान लो 14,000। अब यहाँ पर क्या हो गया 6,000 फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब पहले तो 20 का था फर्नीचर, अब हमारे पास क्या 14 का रह गया, तो 6,000 डिक्रीज हो गई। प्रॉफिट हुआ लॉस, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो गया, लॉस का कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टू फर्नीचर कितना 6,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6,000 हो गया। अब जनरल एंट्री क्या बनी यहां से, अब फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है और डेबिट बैलेंस है इसका, और जब डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर देंगे, फर्नीचर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री बनी हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो ये हो गया हमारे पास। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, पोस्टिंग कर दी रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर, ये हो गई। इस तरह अगर हमारे पास ये आगे कहता है स्टॉक वैल्यू, यहां पर मान लो स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 30,000 है, और यहां पर कहता है स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 32 हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा 2,000 स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, तो फायदा हो गया हमारे पास, तो ये साइड हो गया हमारे पास बाय स्टॉक कितना हमारे पास 2,000, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर हमारे पास यहाँ पर मान लो दे रखे थे 25,000। अब यहाँ पर वो कहता है 4 पॉइंट में क्रेडिटर की वैल्यू वो हमारे पास बोल देता है 22,000। तो क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई, डाउन आ गई, तो डाउन हो गई हमारे पास। तो क्रेडिटर का हमारे पास बैलेंस क्रेडिट होता है और वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट है, तो वो डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 20 हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एक तो ये चीज होगी जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो गई है कि जो क्रेडिटर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे के अकॉर्डिंग सोचे हम, तो क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई है, अभी हमें कम पे करने पड़ेंगे, तो अभी प्रॉफिट हो गया, तो उसका इफेक्ट कम हुआ, इस तरफ ही हुआ ना। तो बाय क्रेडिटर कितना हमारे पास कितना हो गया भाई, देखो 25 से 22, तो 3,000 कम पे करने पड़ेंगे, तो ये होगा। तो मान लो ये एंट्री दी हुई थी हमारे पास, फिर हमने क्या करना है, टोटल करना है रिवैल्यूएशन का। देखें कौन सी साइड का टोटल हमारे पास ज्यादा है। अब इधर का देखिए हम कंसीडर कर, तो कितना है 10 to 12, 12 और 3 15,000, और इधर का 6, तो ज्यादा ये है हमारे पास। टोटल कर देंगे हमारे पास 15, तो इधर भी हमने कितना लिखना है, जिस साइड ज्यादा है अपने दूसरी साइड भी उतना ही लिख लेना है 15 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ गया 9,000। तो ये आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज याद रखना, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या है, वो फिक्स है या फ्लक्चुएट है।
अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखोगे, अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, करंट अकाउंट। ठीक है, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या है, फिक्स है या फ्लक्चुएट है। अगर वो फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन है कहाँ पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा अगर फ्लक्चुएट है कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे पास पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो उनका जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट्स है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएट है, तो ये ट्रांसफर कर दिया। मान लो वही सेम क्वेश्चन हमारे पास ये बैलेंस शीट ए और बी की दी हुई थी और उनकी 2:1 में थे, और जो सी ज्वाइन कर रहा था बिजनेस को और 1/4 के लिए आया था वो, ये टर्म कंडीशन थी। सी अपने हिस्से के लिए जो भी पैसा लेके आ रहा था वो, ठीक है, हम ये चीज बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमारे पास 2:1 में था, तो ओल्ड रेशियो में बांटना था हमने ये 9,000, तो ओल्ड रेशियो में बांटते तो कितना आ गया हमारे पास 6,000 और 3,000, मतलब जो प्रॉफिट होगा आपने वो ओल्ड रेशियो में करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार। क्लियर है, देख लो कोई आपको प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाता है इसके अंदर। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अब जो हमारे पास जितने पार्टनर है उतने कंसीडर कर लिए जाएंगे, ए बी और सी। सी नया है ना, उस हिसाब से तो ए बी एंड सी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैपिटल के बैलेंस ले लेंगे, हाई बैलेंस ब्रोट डाउन। ये हम सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में भी कर चुके हैं, मतलब सॉरी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो हमने किया था पार्टनरशिप वाला, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी। तो यहाँ पर कैपिटल के बैलेंस ले लेंगे, जो भी हमारे पास कैपिटल के बैलेंस दिए होंगे पार्टनर के ए और बी के। तो यहाँ पर जो कैपिटल दी होगी ना वो ए और बी की दी होगी बैलेंस शीट में यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी की कैपिटल के बैलेंस ले लेंगे। उसके बाद अपने क्या करना है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है ना उसका जो प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको ट्रांसफर कर देना है। अगर प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल, जनरल एंट्री ये बनी ना हमारे पास, तो क्रेडिट हो गया यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। पोस्टिंग कर दिया मैंने, ये अपने आप में लेजर ही है। तो ये 6,000 ए के अकाउंट में चला गया कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, और ये बी के में 3,000 चला गया। ये चीज हो गया। अगर मान लो लॉस आता हमारे पास तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते, एंट्री यहाँ पर क्या बन जाती, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर ए और बी के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगर क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व दिया होगा तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे हम यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में ही। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या होगा, नया पार्टनर जो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सी कैपिटल, तो यहाँ पर बाय कैश या बैंक लिख देंगे। तो सी जितनी भी कैपिटल लेके आएगा हम वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और सी अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आएगा। हमने इससे पहले टॉपिक किया है ना, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो उसमें हमारे पास केस किए थे हमने गुडविल के। भाई हमारे पास 3 सिचुएशन है, वो प्राइवेटली पे कर रहा है, या वो मतलब कैश की फॉर्म में लेके आ रहा है, या फिर वो कैश की फॉर्म में नहीं लेके आ रहा है। तो प्राइवेटली पे में तो कोई एंट्री करनी नहीं थी। जब वो कैश की फॉर्म में लेके आ रहा है तो उसमें भी हमारे पास 2 सिचुएशन थी कि गुडविल की अमाउंट को बिजनेस में रिटेन किया जाएगा या विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जनरल एंट्री की थी। तो जो भी जनरल एंट्री होती है उसको आप यहाँ पर पोस्ट कर दोगे। ठीक है, तो बस पोस्ट करने के बाद फिर क्या करोगे, टोटल कर दोगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे, मतलब साइड साइड जो भी एंट्रीज दी होगी उसको ट्रीट करने के बाद, तो यहाँ पर जो भी आएगा हमारे पास वो हमारे पास क्या जाएगा, कैपिटल के न्यू बैलेंसेस आएंगे। फिर आपने क्या करना है, नई बैलेंस शीट तैयार करनी है नई फर्म के अकॉर्डिंग। तो नई बैलेंस शीट जो तैयार करनी है, तो जो भी चेंजेस हुआ है हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर जो रिवैल्यूएशन में दिखाया था हमने, तो वो नई बैलेंस शीट जब तैयार करोगे तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो इसी बैलेंस शीट में चेंज करके बताता हूँ मैं। अब आपके पास जो एसेट्स थी, फर्नीचर था, फर्नीचर 20 था पहले, लेकिन हमने क्या किया, फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई, फर्नीचर हमारे पास क्या है, कम हो गया 6,000। तो यहाँ पर आप फर्नीचर को 20 नहीं दिखाओगे, जो नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी इसमें नहीं चेंज करना पड़ेगा, नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग 6,000 फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो आप यहाँ पर 14 दिखाओगे, यानी कि यहाँ पर बोला गया फर्नीचर की वैल्यू नए पार्टनर के टाइम एडमिशन के टाइम 14 थी। मशीनरी की वैल्यू कितनी कंसिडर की गई थी, 60, तो मशीनरी की वैल्यू आप 60 दिखा दोगे। स्टॉक की वैल्यू क्या बोला गया था उसने, 32, तो यहाँ पर 32 कर दोगे ऐसे ही। क्या जो क्रेडिटर्स थे वो कितने कंसीडर किए गए थे, 22, तो ये कर दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो वो ऐसे कैसे आ जाएंगे हमारे पास। कैश का जो बैलेंस दिया होगा
या बैंक का बैलेंस, तो उस बैलेंस के अंदर जो नया पार्टनर लेके आया है अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल वो ऐड करके दिखा दोगे आप, ठीक है। और जो हमारे पास नई कैपिटल आएगी ये वाली, ये नई कैपिटल आएगी तो वो आपने यहाँ पर दिखानी है। फिर जब टोटल करोगे बैलेंस शीट का, नई बैलेंस शीट जो बनाओगे उसका टोटल जो है इक्वल ही आएगा दोनों साइड का। अगर इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो कोशिश की है कि थोड़ा सा इस टॉपिक को आपको समझाने की, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।